नमस्कार दोस्तों, क्विज कुंड क्लासेस में आपका स्वागत है। लुसेंट का बुक सब्जेक्टिव है, इसे स्टार्ट करने जा रहा हूँ। जो न्यू एडिशन बुक है 2021 का। जैसा कि आप जानते हैं कि ये बुक सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कितना महत्वपूर्ण है। बैंक हो, रेलवे हो या एसएससी या यूपीएससी, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे प्रश्न लगभग पूछे जाते हैं 80%। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। भारतीय इतिहास। भारत का इतिहास उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भरतों का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भरत की संतान कहा गया है। भारत एक प्राचीन कबीला का नाम था। प्राचीन भारतीय अपने अपने देश को जम्बू द्वीप अर्थात जम्बू या इसे जामुन वृक्षों का द्वीप कहते हैं। प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, जिसे वे सिंधु न कहकर हिंदू कहते थे। यही नाम फिर पूरे पश्चिम में फैल गया और पूरे देश को इसी नाम से, इसी नदी के नाम से जाने लगा। यूनानियों ने इसे इंदे और अरबों ने इसे हिंद कहते थे। मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। यह शब्द भी फारसी शब्द हिंदू से बना है। हिंदुस्तान फारसी शब्द हिंदू से बना है। यूनानी भाषा के इंदे के आधार पर अंग्रेज इसे इंडिया कहने लगे। विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। देश के उत्तर और दक्षिण को दो भागों में बांटती है। उत्तर में इंडो यूरोपियन परिवार की भाषाएं बोलने वालों की और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने वालों की बहुमत है। नोट में भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के लोगों के मिश्रण से हुआ है वे इस प्रकार है: प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड, पोलियो, मेडिटेरेनियन, काकेसायड, निग्रायड और मंगोलायड। नोट में फिर से एक बार और देखते हैं इसको। भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के लोगों के मिश्रण से हुआ है वे इस प्रकार है: प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड, पैलियो, मेडिटेरेनियन, काकेसायड, निग्रोयड एवं मंगोलायड है। भारतीय इतिहास के अध्ययन की सुविधा के लिए तीन भागों में बांटा गया है: प्राचीन भारत इतिहास, मध्यकालीन भारतीय इतिहास एवं आधुनिक भारत का इतिहास। प्राचीन भारत के इतिहास, मध्यकालीन भारत एवं आधुनिक भारत नोट में है। नोट में सबसे पहले इतिहास को तीन भागों में बांटने का श्रेय जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफ सेलियरस को जाता है। प्राचीन भारत एक नंबर चैप्टर से स्टार्ट हम लोग कर रहे हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः चार स्रोतों से होती है: धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण एवं पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी: भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। वेद वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश देता है। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य तथा अपौरुष मानती है। वेद चार है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा एवं अर्थवेद। इन चार वेदों को संहिता भी कहा जाता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अर्थवेद को संहिता भी कहा जाता है। ऋग्वेद से कुछ जुड़ी तथ्य इसमें। ऋग्वेद के ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। ऋग्वेद में इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त है। वाल्खिल्य पाठ के 11 सूक्तों सहित एवं 10,462 ऋचाएं।
इस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं। इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा जाता है। चतुस्वर्ण समाज की कल्पना आदि का स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है, जिसके अनुसार वर्ण 4 है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख, भुजाओं, जंघाओं, चरणों से उत्पन्न हुए हैं। ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न हुए हैं, क्षत्रिय ब्रह्मा के भुजाओं से, वैश्य ब्रह्मा के चरणों से एवं वैश्य जंघाओं से और शूद्र ब्रह्मा के चरणों से उत्पन्न हुए हैं। ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अधन शब्द का संबंध काय से है। ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अधन शब्द का संबंध काय से है। नोट में धर्मसूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों तथा विशेषाधिकारों में स्पष्ट विभेद करता है। धर्मसूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों तथा विशेषाधिकारों में स्पष्ट विभेद करता है। ईसा पूर्व एवं ईस्वी, चलिए इसके बारे में जानते हैं। वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर ईसाई कैलेंडर या जूलियन कैलेंडर के नाम से जाना जाता है। ईसाई धर्मगुरु ईसा मसीह का जन्म वर्ष पर आधारित है। ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को ईसा पूर्व कहा जाता है। ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होती थी। जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में उनका जन्म हुआ एवं 483 ईसा पूर्व में उनका मृत्यु हो गया। यानी ईसा मसीह के जन्म के 563 ईसा पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ एवं 483 ईसा पूर्व उनका मृत्यु हो गया। ईसा मसीह का जन्म तिथि से आरंभ हुआ सन ईस्वी सन कहलाता है। इसके लिए सापेक्ष में ईस्वी में लिखा जाता है। ई को लैटिन शब्द एडी में भी लिखा जाता है। एडी यानी एनो डोमिनी, जिसका शताब्दिक अर्थ है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड। वामन अवतार में 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। नोट में प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। चलिए यजुर्वेद के बारे में जानते हैं। यजुर्वेद सौर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठकर्ता को अथर्वु कहते हैं। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। यजुर्वेद में बलिदान विधि का भी वर्णन है। यह एक ऐसा वेद है जिसमें गद्य एवं पद दोनों भाग हैं। यजुर्वेद में गद्य एवं पद दोनों हैं। सामवेद, साम का शताब्दिक अर्थ होता है गान। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं का संकलन है। इसके सामवेद के पाठकर्ता को उदात्री कहते हैं। इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। इसमें 1800 सामवेद में 1810 सूक्त हैं जो प्रायः ऋग्वेद से लिए गए हैं। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। नोट में यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन नहीं मिलता है। अथर्ववेद अथर्व ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 731 मंत्र
तथा लगभग 6000 पद है। इसमें कुछ मंत्र ऋग्वैदिक मंत्रों से भी प्राचीनतर है। अथर्ववेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। कौन ऐसा वेद है जो कन्याओं की जन्म को निंदा करता है, तो उसे हम अथर्ववेद कहेंगे। ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात से में है कि इसमें समान मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। इसमें मानव जीवन के सभी पक्षों, गृह निर्माण, कृषि उन्नति, व्यापारिक मार्गों का गहन, रोग निवारण, समन्वय, विवाह तथा प्रणय गीतों, राजभक्ति, राजा का चुनाव, बहुत से वनस्पति एवं औषधियों, साप वाशीकरण, प्रायश्चित, मातृभूमि, महामात्र आदि का विवरण दिया गया है। कुछ मंत्रों में जादू टोने का भी वर्णन है। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है तथा कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। किसमें? अथर्ववेद में कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है अथर्ववेद में। इसमें अथर्ववेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। वेदों की कई शाखाएं हैं जो वैदिक अध्ययन और व्याख्या से जुड़े विभिन्न दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व करती है। शाकल शाखा ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा है। यजुर्वेद को शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद 2 शाखाओं में बांटा गया है। मध्यान्ह और कनव शुक्ल यजुर्वेद अथवा वाजसेय संहिता की शाखाएं हैं। कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ी शाखाएं काठक, कनिष्ठल, मैत्रायणी तथा और तैत्तिरीय है। कौमुद, रामायणीय एवं जैमिनीय या तलौकार सामवेद की शाखाएं हैं। अथर्ववेद की शाखा शौनक और पैपलाद है। नोट में सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद एवं सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। ब्राह्मण, अर्णयक तथा उपनिषद। संहिता के पश्चात ब्राह्मणों, अर्णयकों तथा उपनिषदों का स्थान है। इसमें उत्तर वैदिक कालीन समाज एवं संस्कृति के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। संहिता के पश्चात ब्राह्मणों, अर्णयकों तथा उपनिषदों का स्थान है। इसमें उत्तर वैदिक कालीन समाज एवं संस्कृति के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने के लिए पद में लिखे गए हैं। प्रत्येक संहिता के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ है, जिसे नीचे सारणी में दिया गया है। वेद ब्राह्मण ग्रंथ चलिए, ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ है ऐतरेय, कौशितकी। यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ है तैत्तिरीय, शतपथ। सामवेद की ब्राह्मण ग्रंथ पंचविंश और अथर्ववेद की ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ। इन ब्राह्मण ग्रंथों में हमें परीक्षित के बाद और बिंबिसार के पूर्व की घटनाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। ऐतरेय में राज्याभिषेक के नियम और कुछ प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए हैं। शतपथ में कंधार, शल्य, कैकेय, कुरु, पंचाल, कौशल, विदेह आदि राजाओं का उल्लेख मिलता है। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। अर्णयक में यज्ञ से जुड़े कर्मकांडों की दार्शनिक और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। उपनिषदों की संख्या 108 है, जिनमें 13 को मूलभूत उपनिषदों की श्रेणी में रखा गया है। इसमें यज्ञ से जुड़े दार्शनिक विचार, शरीर, ब्रह्मांड, आत्मा और ब्रह्मा की व्याख्या है। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयणी संहिता से प्राप्त होती है, जिसमें जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। जबालोपनिषद में
चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक मनुस्मृति को माना जाता है। मनुस्मृति शुंग काल का मानक ग्रंथ है। मनुस्मृति या शुंग काल का मानक ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी हम प्रदान करता है। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है। वेदांग एवं सूत्र। वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई है। ये है शिक्षा, शुद्ध उच्चारण शास्त्र, कल्प, कर्मकांडीय विधि, निरुक्त, शब्दों की व्युत्पत्ति का शास्त्र, व्याकरण, छंद एवं ज्योतिष। वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई है। 1 में है शिक्षा, 2 में है कल्प, 3 में है निरुक्त, 4 में है व्याकरण, 5 में है छंद एवं 6 है ज्योतिष। वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रणयन किया गया है। स्रोत, गृह तथा धर्म सूत्रों के अध्ययन से हमें यज्ञ विधि विधानों, कर्म कांडों तथा राजनीति विधि एवं व्यवहार से संबंधित महत्वपूर्ण बातें ज्ञात करते हैं। प्रमुख सूत्रकारों में गौतम, बोधायन, अपस्तंभ, वशिष्ठ आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। प्रमुख सूत्रकारों में गौतम, बोधायन, अपस्तंभ, वशिष्ठ आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। सूत्रों में गौतम धर्मसूत्र सबसे प्राचीन माना गया है। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। भारतीय इतिहास के कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। पुराणों के रचयिता लोमहर्ष अथवा इनके पुत्र उग्रसारवा को माने जाते हैं। पुराणों के रचयिता लोमहर्ष अथवा इनके पुत्र उग्रसारवा माने जाते हैं। इनकी संख्या, पुराणों की संख्या 18 है, जिनमें केवल 5 मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण एवं भागवत पुराण में ही राजाओं के वंशवाली पाए जाते हैं। पुराण एवं संबंधित वंश। विष्णु पुराण मौर्य वंश से संबंधित है, मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है और वायु पुराण गुप्त वंश से संबंधित है। नोट में पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक है। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे पुराण सुन सकते थे। पुराणों के पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे। सामाजिक एवं संस्कृति दृष्टि से अग्नि पुराण का काफी महत्व है। सामाजिक एवं संस्कृति दृष्टि से अग्नि पुराण का काफी महत्व है, जिसमें राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधी विवरण को भी दिया गया है। बौद्ध, जैन एवं अन्य साहित्य। जातक में बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। जातक में बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। हीनयायन का प्रमुख ग्रंथ है, कथा वस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ वर्णित है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृतियों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृतियों तथा उनके समकालिकों के साथ उसके संबंधों का विवरण मिलता है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, इनको कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। इनका अर्थशास्त्र जो लिखे थे 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित है। इसमें से मौर्यकालीन इतिहास की ज्ञान की प्राप्ति होती है, इतिहास की जानकारी प्राप्ति होती है। इसका अनुवादक है श्याम शास्त्री। अर्थशास्त्र जो चाणक्य द्वारा लिखा गया था उसका अनुवाद श्याम शास्त्री ने किए थे। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कलहन के द्वारा किया गया था। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का प्रयास कलहन द्वारा किया गया। कलहन द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी, राजाओं की नदी
इसमें कुट कुट इस ग्रंथ में कुल 8 सर्ग है जिन्हें तरंगों की संख्या दी गई है। कलहन के रात तरंगिणी में कितने तरंग है? तो 8 तरंग है। इससे प्रारंभ से लेकर 12वीं सदी तक कश्मीर के शासकों का वर्णन है। अरबों के सिंध विजय का वृत्तांत चचनामा में सुरक्षित है। चचनामा के लेखक अली अहमद थे। अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक के लेखक पाणिनि है। इससे मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीति की व्यवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि है। इससे मौर्य इतिहास, मौर्य वंश के पहले का इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीति की व्यवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। नोट में अष्टाध्यायी में पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग हुआ है। कात्यायन की गर्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है। फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। पतंजलि किसके पुरोहित थे? पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। इनके पतंजलि के महाभारत से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। विदेशी यात्रियों का से मिलने वाली प्रमुख जानकारी भारत के बारे में खंड ए में यूनानी रोमन लेखक टेरियस ईरान का राजवैद्य था। टेरियस कहाँ का था? ईरान का राजवैद्य था। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। 2 नंबर में हेरोडोटस। यार बोलना। इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस ईरान का संबंध वर्णन किया। परंतु इसका विवरण भी अनुश्रुतियों एवं अफवाहों पर आधारित है। हेरोडोटस ने अपनी पुस्तिका हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत फारस के संबंध का वर्णन किया है, परंतु इसका विवरण भी अनुश्रुतियों एवं अफवाहों पर आधारित है। सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में निरियाकस, अनेसिक्राटस तथा अरिस्टोबुलस के विवरण अधिक प्रमाणिक एवं विश्वसनीय है। मेगास्थनीज 4 नंबर मेगास्थनीज यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा है। पांचवें डाइमेकस यह एक सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत था। डाइमेकस एक सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत था जो बिंदुसार के दरबार में आया था। इसका विवरण मौर्य युग से संबंधित है। डायोनिसियस यह मिस्र नरेश टॉलमी फिलाडेल्फस का राजदूत था जो अशोक के दरबार में आया था। डायोनिसियस मिस्र नरेश टॉलमी फिलाडेल्फस का राजदूत था जो अशोक के दरबार में आया था। टॉलमी इसने 2री शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी। प्लिनी इसने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। किसने लिखी थी? प्लिनी ने लिखा था। इसने भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि के बारे में विवरण मिलता है नेचुरल हिस्ट्री में। पेरिपलस ऑफ द एरिथ्रियन सी इस पुस्तक के बारे में जानकारी नहीं है। यह लेखक करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा करने आया था। इसने उस समय भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी है। खंड बी में चीनी लेखक एक में है फहियान। यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया है। यह 14 वर्षों तक भारत में रहा। संयुगन यह 518 ईस्वी में भारत आया और इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की।
हैंसंग हैंसंग यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। हैंसंग किसके शासनकाल में भारत आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। हैंसंग 629 ईस्वी में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम भारतीय राज कपिसा पहुंचा। भारत में 15 वर्षों तक ठहरकर 645 ईस्वी में चीन लौट गया। वो बिहार में नालंदा जिला में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्रित कर ले जाने के लिए आया था। हैंसंग का वृत्तांत भ्रमण का वृत्तांत सी युकी के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। इसने हर्षकालीन समाज, धर्म, राजनीति के बारे में वर्णन किया है। इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था। इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था। हैंसंग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमाओं का पूजन किया था। हैंसंग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमाओं का पूजन किया था। हैंसंग ने नोट में हैंसंग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। यह विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। इत्सिंग ये 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था। इत्सिंग 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय में के भारत का वर्णन किया है। खंडसी अरबी लेखक अल-बरूनी यह महमूद गजनवी के भारत आया। अल-बरूनी ख्वारिज़्म आधुनिक तुर्कमेनिस्तान का रहने वाला था। अरबी में लिखी गई उसकी कृति किताबुल हिंद या तहकीक हिंद, भारत की खोज भी बोला जाता है, इसका हिंदी हुआ। आज भी इतिहासकारों के लिए यह एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो बौद्ध दर्शन और त्योहारों, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाजों तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भार तौल तथा मापन विधियों, मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र, विज्ञान आदि विषयों के आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित है। अल-बरूनी का किताबुल हिंद 80 भागों में विभाजित है। इसमें राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। अल-बरूनी के किताबुल हिंद में राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। अल-बरूनी द्वारा 2 नंबर में और इब्न बतूता इसके शासनकाल में इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत पहले रहला था। 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा सबसे रोचक जानकारियां देता है। 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचने पर इसकी विद्वत्ता से प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का उसे काजी या उसे न्यायाधीश नियुक्त किया। इब्न बतूता 1333 ईस्वी में भारत की राजधानी दिल्ली पहुंचा। उस समय का शासन दिल्ली सल्तनत का मोहम्मद बिन तुगलक था। उसने इतना उसे प्रभावित हुआ इब्न बतूता से, उसे दिल्ली का न्यायाधीश नियुक्त कर दिया। खंडडी अन्य लेखक तारानाथ यह एक तिब्बती लेखक था। इसने कंगियूर तथा तंगियूर नामक ग्रंथ की रचना की। तारानाथ एक तिब्बती लेखक था। इसने कंगियूर तथा तंगियूर नामक ग्रंथ की रचना की। इनसे भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। मार्को पोलो यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी। भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह, फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी, सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है।
1400 ईसा पूर्व के अभिलेख बोगाज कोई एशिया माइनर से वैदिक देवता मित्र और वरुण, इंद्र और नास्ताय, अश्वनी कुमार नास्ताय को बोला जाता है, के नाम से मिलते हैं। मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण एवन राजदूत हेलियोडोरस के पेशनगर या विदिशा गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुफा अभिलेख में है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुफा अभिलेख में है। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला अभिलेख सहगौरा अभिलेख है। इस अभिलेख में संकट सहगौरा अभिलेख में संकट काल में उपयोग हेतु खाद्यान्न सुरक्षित रखने का उल्लेख है। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हुन आक्रमण की जानकारी भित्री स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरन अभिलेख शासक भानुगुप्त से प्राप्त होती है। सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास इसके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है। रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। कश्मीरी नवपाषाणी की पूरा स्थल बुर्ज होम में गर्तवास या गाडाघर का साक्ष्य मिला है। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी। यहाँ मनुष्य के साथ साथ उसके पालतू कुत्ते का भी दफनाने का प्रथा प्रचलित थी। प्राचीनतम सिक्के को आहत सिक्के के नाम से जाना जाता है। इसी को साहित्य में कसापर्ण कहा गया है। प्राचीनतम सिक्के को आहत सिक्के कहा जाता है। इसे साहित्य में कसापर्ण कहा गया है। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया था। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया था। समुद्रगुप्त की बिना बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्कों से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। अरिकमेंडू पंडिचेरी के निकट है। अरिकमेंडू से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। अरिकमेंडू से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। नोट में सबसे पहले भारत के संबंध बारमा सुवर्ण भूमि वर्तमान में म्यांमार, मलाया स्वर्णद्वीप, कम्बोडिया को कम्बोज बोला जाता था और जावा को यावद्वीप से स्थापित हुए। भारत का संबंध बर्मा, मलाया, कम्बोडिया, जावा में से स्थापित हुए थे। महत्वपूर्ण अभिलेख और शासक हाथी गुफा अभिलेख कलिंगराज खारवेल के शासनकाल में। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदावन से संबंधित है। नासिक अभिलेख है गौतमी बलश्री से संबंधित। प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त से संबंधित है। एहोल अभिलेख पुलकुशिन द्वितीय से संबंधित है। मंसदौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन से संबंधित है। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज से संबंधित है। जूनागढ़ एवं भीतरी स्तंभ लेख जूनागढ़ में भीतरी स्तंभ लेख भानुगुप्त से संबंधित है। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज से संबंधित है। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंद गुप्त से संबंधित है। देवपावड़ा अभिलेख बंगाल के शासक विजय सेन से संबंधित है। नोट अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। उत्तर भारत के मंदिरों की कला की शैली नागर शैली और दक्षिण भारत के मंदिरों की कला द्राविड़ शैली कहलाती है। दक्षिणापथ के मंदिरों के निर्माण में नागर शैली और द्राविड़ शैली दोनों का प्रभाव पड़ता है, अतः यह बेसर शैली कहा जाता है। नागर शैली और द्राविड़ शैली के मिश्रण को बेसर शैली भी बोला जाता है। पंचायतन शब्द की रचना शैली से संबंधित है। एक हिंदू मंदिर तब पंचायतन शैली कहलाता है जब मंदिर 4 सहायक मंदिरों से घिरा होता है। पंचायतन मंदिर का उदाहरण खंडरिया महादेव मंदिर खजुराहो में है। ब्रह्मेश्वर मंदिर भुवनेश्वर में है। लक्ष्मण मंदिर खजुराहो में है। लिंगराज मंदिर उड़ीसा में है, भुवनेश्वर में है। दशावतार मंदिर देवगढ़ उत्तर प्रदेश में है। गोंडेश्वर मंदिर महाराष्ट्र में है। प्रागैतिहासिक काल
चैप्टर नंबर 2 प्रागैतिहासिक काल, इतिहास का विभाजन प्रागितिहास, अधितिहास एवं इतिहास तीनों भागों में किया जाता है। इतिहास का विभाजन प्रागितिहास, अधितिहास एवं इतिहास 3 भागों में किया गया है। प्रागैतिहासिक काल, जिस काल के में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उत्कृष्ट नहीं किया हो या उद्धृत नहीं किया हो, उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। अधिऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सकते। मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप से उपलब्ध है। ज्ञानी मानव होमो एस्पियंस का प्रवेश आज से इस धरती पर लगभग 30 या 40 हजार पूर्व हुआ था। 30 या 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ। पूर्व पाषाण युग या पूरा पाषाण युग में मानव जीविका का मुख्य आधार शिकार था। शिकार पूरा पाषाण में आदि मानव के मनोरंजन के साधन थे। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में एवं पहिए का आविष्कार नव पाषाण के काल में हुआ। मनुष्य में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति नव पाषाण काल में हुई तथा उसने पहले कुत्ता को पालतू बनाया। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया तथा उसके द्वारा बनाया जाने वाला औजार कुल्हाड़ी था। कुल्हाड़ी प्राप्ति स्थल है अतिरंपक्कम से है। कृषि का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ। प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान में अवस्थित है एवं कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूं है। पहली फसल गेहूं है एवं जौ थी, लेकिन मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज चावल था। कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। कोल्डिहावा का संबंध चावल का प्राचीनतम साक्ष्य है। भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार पत्थर के बने थे, स्फटिक के बने थे। रॉबर्ट ब्रूस फुट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 में भारत में पूरा पाषाणकालीन औजारों की खोज की। पलवारम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पूरा पाषाण काल की रीति की खोज हुई। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1867 में ईस्वी में जब हुई जब C.L. क्लाइल ने विंध्य क्षेत्र में लघु पाषाणोपकरण खोज निकाले। भारत में मानव अस्थिपंजर मध्य पाषाण काल से ही सर्वप्रथम प्राप्त होने लगता है। भारत में नव पाषाणकालीन सभ्यता का प्रारंभ ईसा पूर्व 4000 के लगभग हुआ। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था। सिंधी भाषा में अर्थ है मृतकों का टीला। असम का श्वेतभ्रू गिब्बन भारत में पाया जाने वाला एकमात्र मानवाब कपि है। इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी जिसका संबंध जोरवे संस्कृति से। इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बस्ती थी, इसका संबंध किस संस्कृति से है? तो जोरबो संस्कृति से है। भारत में शिवालिक की पहाड़ियाँ से जीवाश्म का प्रमाण मिले हैं। भारत में शिवालिक की पहाड़ियों से जीवाश्म का प्रमाण मिला है। प्रागैतिहासिक काल में भीमबेटका गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण नर्मदा घाटी मिलता है। भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी रिजले प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत पर जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किया। संस्कृति एवं बर्तन मालवा संस्कृति है, इसे काला तथा लाल बर्तन मिले हैं। बुर्जहोम से धूसर, जोखे संस्कृति से लाल, दक्षिण नवपाषाण से चमकीला धूसर एवं पूर्वी पूरा पाषाण नवपाषाण से भूरा लाल मिले हैं।
आगे का नेक्स्ट वीडियो सिंधु घाटी सभ्यता। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में। इसे रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक मानी गई है। इसका विस्तार त्रिभुजाकार है। सिंधु सभ्यता का विस्तार त्रिभुजाकार है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। तिथि निर्धारण की कार्बन C14 की खोज अमेरिका के प्रसिद्ध रसायन शास्त्री B.F. लीवी द्वारा 1946 ईस्वी में की गई थी। इस पद्धति में जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी ही कम रहती है वह उतने ही प्राचीन मानी जाती है। C14 विधि का खोज किसने किया था? अमेरिका के प्रसिद्ध रसायन विज्ञान शास्त्री B.F. लीवी द्वारा 1946 में की गई थी। सिंधु सभ्यता की खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम सहनी ने की थी। सिंधु सभ्यता को अर्ध ऐतिहासिक अथवा कांस्य युग में रखा जा सकता है। इस सभ्यता का मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। सिंधु सभ्यता को किस युग में रखा जा सकता है? तो कांस्य युग में या अर्ध ऐतिहासिक युग में। सिंधु सभ्यता के मुख्य निवासी क्या थे? भूमध्य सागरीय एवं द्रविड़ थे। सर जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तत्कालीन महानिदेशक ने 1924 ईस्वी में सिंधु घाटी सभ्यता नामक एक उन्नत नगरीय सभ्यता पाए जाने की विधिवत घोषणा की। सिंधु सभ्यता की सर्वाधिक पश्चिमी पूरा स्थल दशक नदी के किनारे स्थित सुतकागेंडोर बलूचिस्तान में। सिंधु सभ्यता का पश्चिमी पूरा स्थल दशक नदी के किनारे सुतकागेंडोर बलूचिस्तान में स्थित है। और सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी पूरा स्थल हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर जिला मेरठ उत्तर प्रदेश में है। और सिंधु सभ्यता की उत्तरी पूरा स्थल चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट मंदा जम्मू कश्मीर व दक्षिणी पूरा स्थल गोदावरी नदी के तट पर दाइमाबाद जिला अहमदनगर महाराष्ट्र में है। सभ्यता या सैंधव सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता या सैंधव सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तो नगरीय सभ्यता थी। सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगरों की संख्या दी गई है। ये है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गनवारीवाला, धौलावीरा, राखीगढ़ी एवं कालीबंगन। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात या बाद हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक पूरा स्थल किस राज्य में खोजे गए हैं? तो गुजरात होगा। नोट में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है। इसे मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है, जबकि भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी घग्गर नदी के किनारे स्थित है। राखीगढ़ी जो हरियाणा के हिसार जिला में स्थित है। इसकी खोज 1963 ईस्वी में सूरजभान ने की थी। राखीगढ़ी की खोज सूरजभान ने किया था 1963 ईस्वी में। लोथल एवं सुतकोतता सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार संभवतः सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है, जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड 11.88 मीटर लंबा एवं 7.01 मीटर चौड़ा एवं 2.43 मीटर गहरा है। अग्निकुंड लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुए। अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त हुए हैं? लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सिल पर 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। उनके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता एवं भैंसा विराजमान है। मोहनजोदड़ो से एक सिल पर 3 मुख वाले देवता की आकृति मिली है, पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। उनके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता एवं भैंसा विराजमान है। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य की मूर्ति मिली है। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य की मूर्ति मिली है। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। यहाँ से प्राप्त एक आयताकार मुंह के स्त्री से गर्भ से निकली हुई पौधा दिखाया गया है। मोहनजोदड़ो से हड़प्पा की मोहरों से सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिला है।
यहाँ से प्राप्त एक आयताकार मुहर में स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा को दिखाया गया है। मनकी बनाने के कारखाना लोथल एवं चनहुदड़ो में मिले हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? भाव चित्रात्मक है। यह लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी। सिंधु सभ्यता की लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी। जब लिपि एक से अधिक पंक्तियों का होता था तो पहली पंक्ति दाईं से बाईं ओर और दूसरी पंक्ति बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। नोट में लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता सुमेरिया की सभ्यता थी। नोट में लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता सुमेरिया की सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता के लोगों ने घरों तथा नगरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों में विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई? ग्रिड पद्धति अपनाई। घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर न खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल थी गेहूं और जौ। सेंधावासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। मिट्टी से बने हल का साक्ष्य बनमाली से मिला है। रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं, जिससे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त हुए हैं। सुरकोटदा कालीबंगन एवं लोथल से सैंधव कालीन घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं। तौल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में थी। सिंधु सभ्यता में तौल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में थी। तक लोग यातायात के लिए 2 पहियों एवं 4 पहियों वाली बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का उपयोग करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहियों एवं 4 पहियों वाली बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का उपयोग करते थे। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलिहुआ शब्द का अभिप्राय सिंधु घाटी सभ्यता से या सिंधु सभ्यता से। संधव संभवतः हड़प्पा संस्कृति का शासन कनिक वर्गों के हाथों में था। संभवतः हड़प्पा संस्कृति का शासन कनिक वर्गों के हाथों में था। चलिए देखते हैं। सिंधु काल में विदेशी व्यापार, आयातित वस्तुएं, आने वाली वस्तुएं एवं प्रदेश। तांबा कहाँ से आयात किया जाता था? खेतड़ी बलूचिस्तान एवं ओमान से। चांदी अफगानिस्तान ईरान से। सोना कर्नाटक अफगानिस्तान एवं ईरान। टीन कहाँ से? अफगानिस्तान एवं ईरान से आयात किया जाता था। गोमेद सौराष्ट्र से। लाजवर्थ मेसोपोटामिया से आयात किया जाता था। सीसा ईरान से। पिगट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा करते थे। वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से मिलते हैं। स्वस्तिक का चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है। इस चिन्ह से सूर्योपासना का अनुमान लगाया जाता है। स्वस्तिक का चिन्ह हड़प्पा सभ्यता के दिन है। इससे सूर्योपासना का अनुमान लगाया जाता है। सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। पशुओं में कुबड़ वाला सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। पशुओं में सिंधु घाटी सभ्यता में कुबड़ों वाला सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। स्त्री मृण मूर्तियां, मिट्टी की मूर्तियां अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सैंधव समाज मातृ आस्थात्मक समाज था। सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल, नदी, उत्खननकर्ता एवं वर्तमान स्थिति। चलिए देखते हैं क्रम से। प्रमुख स्थल, नदी, स्थिति एवं उत्खननकर्ता का। हड़प्पा सभ्यता। एक में हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के किनारे है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का साहिवाल जिला
में स्थित है हड़प्पा सभ्यता। इसके खोजकर्ता थे या उत्खननकर्ता दयाराम साहनी 1921 में, माधव स्वरूप वस्त्र 1926 में और ओहिलर ने 1946 में खोज की थी। मोहनजोदड़ो 2 नंबर में मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लारकाना जिला में। राखलदास बनर्जी 1922 में एवं मैके 1927 में, ओहिलर 1930 में मोहनजोदड़ो की खोज की। मोहनजोदड़ो कहाँ है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लारकाना जिला, रावी नदी की सिंधु नदी के किनारे स्थित है। चनहुदड़ो 3 नंबर में चनहुदड़ो, यह सिंधु नदी के किनारे स्थित है। सिंध प्रांत पाकिस्तान के नवाब शाह जिला में है। इसकी खोज मैंके 1925 में एनजी मजूमदार 1931 में इसका खोज किए थे। कालीबंगन गग्गर नदी के किनारे स्थित है, राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला। इसका उत्खननकर्ता अमलांद घोष, एक मिनट देख ले, उस 1951 में बीबी लाल एवं बीके थापर ने इसका खोज किया था। कोटदीजी सिंधु नदी किनारे स्थित है, सिंध प्रांत का खैरपुर स्थान। फजल अहमद 1953 में इसका उत्खनन किए थे। रंगपुर मादर नदी किनारे है, गुजरात का काठियावाड़ जिला। रघुनाथ राव द्वारा 1953-54 में इसको खोजा गया था। किसको? रंगपुर को। रोपड़ सतलज नदी के किनारे है, पंजाब का रोपड़ जिला। यज्ञदत्त शर्मा द्वारा 1953-56 में रोपड़ को उत्खनन किया गया था। यज्ञदत्त शर्मा द्वारा रोपड़ सतलज नदी के किनारे है, पंजाब के रोपड़ जिला में स्थित है। लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है, गुजरात का अहमदाबाद जिला। रघुनाथ राव द्वारा 1954 में भोगवा नदी के किनारे लोथल को खोज किया गया था। आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे है, उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला। यह यज्ञदत्त शर्मा द्वारा 1958 में उत्खनन किया गया था। सुतका गेंडोर दशक नदी के किनारे स्थित है, पाकिस्तान के मरकान में समुद्र तट के किनारे स्थित है। ये ऑरेंज स्टाइन के द्वारा 1927 में उसका उत्खनन किया गया। ऑरेंज स्टाइन के द्वारा इसका उत्खनन 1927 में किया गया था। बनमाली रंगोई नदी के किनारे स्थित है, बनमाली हरियाणा के हिसार जिला में स्थित है। इसकी खोज रविंद्र सिंह विशिष्ट 1974 में किए थे। धौलावीरा लूनी नदी के किनारे है, एक गुजरात के कच्छ के जिला में है, गुजरात के कच्छ जिला में है। इसकी खोज धौलावीरा खोज जीपी जोशी 1967 से 1968 में एवं रविंद्र सिंह विशिष्ट 1990 से 91 के बीच में इसका खोज किए थे। सुतका सदिकौर नदी के किनारे है, ये दक्षिणी बलूचिस्तान में स्थित है। इसके उत्खननकर्ता जॉर्ज डेल्स 1962 में इसका उत्खननकर्ता थे। सिंधवासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। मनोरंजन के लिए सिंधवासी मनोरंजन के लिए मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, चौपाड़ और पासा खेलना आदि साधनों का प्रयोग करते थे। सिंधवासी मनोरंजन के लिए मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, चौपड़ और पासा खेलना आदि साधनों का प्रयोग करते थे सिंधवासी। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग के डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। कालीबंगन एकमात्र हड़प्पाकालीन स्थल था जिसका निचला भाग शहर समान लोगों के रहने हेतु भी किले से घिरा हुआ था। कालीबंगन का अर्थ है काली चुड़िया। यहाँ से पूर्व हड़प्पा स्तरों के खेत जोते जाने की और अग्नि पूजा की प्रथा का प्रमाण मिले है। कालीबंगन का क्या अर्थ होता है? काली चुड़िया। यहाँ से पूर्व हड़प्पा स्तरों के खेत जोते जाने और अग्नि पूजा के प्रथा का प्रमाण मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता में कालीबंगा में पर्दा प्रथा वेश्यावृत्ति सिंधु सभ्यता में प्रचलित थी। पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति सिंधु सभ्यता में प्रचलित थी। शवों को जलाने एवं गाड़ने दोनों प्रथाएं प्रचलित थी। हड़प्पा में शवों को दफनाने जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान थी। लुथन एवं कालीबंगा से युग में समाधियां मिली है। सिंधु सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण था बाढ़। आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है। आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है।
वैदिक सभ्यता। वैदिक काल का विभाजन दो भागों में, ऋग्वैदिक काल जिसका काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व और उत्तर वैदिक काल जिसका काल 1000 से 600 ईसा पूर्व में किया गया है। वैदिक काल का विभाजन दो भागों में किया है, एक ऋग्वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का कार्यकाल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व दो भागों में बांटा गया है। आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे। मैक्स मुलर ने आर्यों को मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना है। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। वैदिक सभ्यता यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत थी। नोट में आर्य शब्द भाषा समूह को इंगित करता है। आर्य शब्द भाषा समूह को इंगित करता है। प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम में इन 5 भागों में बांटा था। कुल, ग्राम, विष, जन, राष्ट्र। ग्राम के मुखिया को ग्रामनी, विष के प्रधान को विषयपति एवं जन के शासक को राजन कहलाते थे। आर्यों के प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम में 5 भागों में बांटा था। कुल, ग्राम, विष, जन, राष्ट्र। ग्राम के मुखिया को ग्रामनी, विष के प्रधान को विषयपति एवं जन के शासक को राजन कहलाते थे। राज्याधिकारियों में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख थे। वशिष्ठ रूढ़िवादी एवं विश्वामित्र उदार पुरोहित थे। राज्याधिकारियों में पुरोहित एवं प्रमुख सेनानी थे। वशिष्ठ रूढ़िवादी एवं विश्वामित्र उदार पुरोहित थे। सूत्रथकार एवं कमादी नामक अधिकारी रत्नी कहे जाते थे। इसकी संख्या राजा सहित करीब 12 हुआ करती थी। पूर्वक दुर्गपति एवं अस्पष्ट जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर होते थे। वाजपति गोचर भूमि का अधिकारी होता था। उग्र अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। उग्र अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। दिशा उत्तर वैदिक राजा। दिशा उत्तर वैदिक शब्द और राजा का नाम पूर्व का शब्द उत्तर वैदिक नाम प्राची था और राजा का नाम सम्राट। पश्चिम का उत्तर वैदिक शब्द प्रतीची, राजा का नाम सौराष्ट्र था। उत्तर का उत्तर वैदिक नाम उदीची, राजा का नाम विराट। मध्य के राजा का नाम राजा और दक्षिण का राजा का नाम भोज। किसी भी तरह न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं है। ऋग्वेद में किसी तरह के न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं है। सभा एवं समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। ऋग्वेद में सभा एवं समिति को सलाह देने वाली संस्था थी। सभा श्रेष्ठ एवं संप्राप्त लोगों की संस्था थी, जबकि समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। स्त्रियां सभा एवं समितियों में भाग ले सकती थी। युद्ध के कबीले का नेतृत्व कौन करता था? राजा करता था। ऋग्वैदिक काल में एक युद्ध के कबीले का नेतृत्व कौन करता था? राजा करता था। युद्ध के लिए भी गविष्ठ शब्द का प्रयोग किया गया, जिसका अर्थ है गाय का खोज। दशराग युद्ध में का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। यह युद्ध परुष्णी नदी के तट पर सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया, जिसमें सुदास विजयी हुआ। उपनिषदों की संख्या कितना है? 108 है। महापुराणों की संख्या कितना है? 18 और एवं वेदांगों की संख्या कितनी है? 6। उपनिषदों की संख्या कितनी है? 8 एवं वेदांगों की संख्या कितनी? महापुराणों की संख्या कितनी है? 18 एवं वेदांगों की संख्या 6 है। ऋग्वैदिक समाज 4 वर्णों में विभक्त था। ये वर्ण थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यह विभाजन व्यवसाय पर आधारित था। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चतुर्वर्णों का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में चतुर्वर्णों का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में कहा गया है कि ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से, क्षत्रिय उनकी भुजाओं से, वैश्य उनकी जांघों से एवं शूद्र उनकी पैरों से उत्पन्न हुए हैं। आर्यों का समाज कैसा था? प्रीति प्रधान था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी, जिसका मुखिया पिता होता था, जिसे कुलक कहा जाता था। स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थी। बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था।
ऋग्वैदिक काल में बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई देवर से विवाह कर सकती थी। स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी। ऋग्वैदिक काल में एक स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी। ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा, सिकता, अपला एवं विश्वास जैसी विदुषी स्त्रियों का वर्णन है। याज्ञवल्क्य को वाद विवाद को चुनौती दी थी। गर्गी ने एक याज्ञवल्क्य को वाद विवाद की चुनौती दी थी। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजुक कहा जाता था। जीविकोपार्जन के लिए वेद वेदांग पढ़ने वाले अध्यापक उपाध्याय कहलाता था। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को ऋग्वैदिक काल में अमाजु कहा जाता था। जीविकोपार्जन के लिए वेद वेदांग पढ़ने वाले अध्यापक को उपाध्याय कहा जाता था। ऋग्वैदिक कालीन देवता एवं संबंध। इंद्र युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता। ऋग्वैदिक काल के में इंद्र का स्थान क्या था? ऋग्वैदिक काल में इंद्र युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता। अग्नि देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाते थे। अग्नि। वरुण पृथ्वी एवं सूर्य का निर्माता। समुद्र का देवता। विश्व का निरंतर संरक्षक तथा शासक। सत्य का प्रतीक। ऋतु परिवहन एवं दिन रात करता। धव आकाश का देवता, सबसे प्राचीन देवता धव। सोम वनस्पति का देवता। उषा प्रगति एवं उत्थान का देवता। अश्वनी विपत्तियों को हरने वाला देवता। पुष्ण पशुओं का देवता। विष्णु विश्व के संरक्षक एवं पालनकर्ता। मारुत आंधियों तूफान का देवता। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था। यह वनस्पति से बनाया जाता था। आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे। वास, 1 में वास, 2 में अधिवास और 3 में उष्णिश। अंदर पहनने वाले कपड़ों को नीव कहा जाता था। वह आर्य 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते, वास, अधिवास और उष्णिश। महर्षि कणाद को भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा गया है। आर्यों का मनोरंजन का मुख्य साधन संगीत, रथ दौड़, घोड़दौड़ एवं ध्रुत क्रीड़ा। प्रमुख दर्शन एवं उसके प्रवर्तक। दर्शन प्रवर्तक चरवाक। योग का दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल। न्याय का दर्शन के गौतम। पूर्व मीमांसा का प्रवर्तक जैमिनी। उत्तर मीमांसा दर्शन का प्रवर्तक बद्रायन एवं वैशेषिक के कनायद। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि था। गाय को अधन्या न मारे जाने योग्य पशु के शरीर में रखा गया था। गाय की हत्या करने वाले या उसे घायल करने वाले के लिए वेदों में मृत्युदंड अथवा देश से निकालने की व्यवस्था थी। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा एवं सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा, जिसे श्याम अयस्क कहा जाता था। तांबे को लोहित अयस्क कहा जाता था। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी, जिसे श्याम अयस्क कहा जाता था और तांबे को लोहित अयस्क कहा जाता था। भारतीयों को लोहे का ज्ञान ईसा पूर्व 8वीं शताब्दी में प्राप्त हुआ। व्यापार हेतु दूर दूर जाने वाले व्यक्ति को पनी कहते थे। लेन देन के वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थे। ऋण देकर ब्याज लेने वाले को वैगनट या सूदखोर कहा जाता था। मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाला देवता के रूप में अग्नि की पूजा की जाती थी। ऋग्वेद में उल्लेखित ऋग्वैदिक काल में मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता को अग्नि की पूजा की जाती थी। ऋग्वेद में उल्लेखित नदियों में सरस्वती सबसे पवित्र मानी जाती थी। ऋग्वेद में गंगा को 1 बार और यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है। इसमें सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे। विष्णु के 3 पगों की कल्पना का विकास उत्तर वैदिक काल में हुआ है।
उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर सर्वाधिक प्रिय देवता कौन हो गए थे? सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे। विष्णु के 3 पगों की कल्पना का विकास किस काल में हुआ है? उत्तर वैदिक काल में हुआ है। उत्तर वैदिक काल के राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय के बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे थे। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय के बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे थे। उत्तर वैदिक कालीन नदियाँ। प्राचीन नाम, आधुनिक नाम। कुब्र के कुर्रम, कुब्बा के काबुल, बितस्ता का झेलम, असिकनी की चिनाव, परुसनी की रावी, सतुद्री की सतलज, विपाशा का ब्यास, सदानीरा का गंडक, दिदसती के घग्गर, गोमती के गोमल और सुस्वती को स्वात। ऋग्वैदिक कालीन देवता और उनके संबंध। इंद्र युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता थे। अग्नि देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाला अग्नि थे। वरुण पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता, समुद्र का देवता, विश्व के नियामक एवं शासक, सत्य एवं का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन दिन रात करता वरुण। धौ आकाश का देवता, सबसे प्राचीन देवता। सोम वनस्पति का देवता। उष्ण प्रगति एवं उत्थान का देवता। अश्वनी विपत्तियों को हरने वाला देवता। पुष्ण पशुओं का देवता। विष्णु विश्व के संरक्षक एवं पालन करता। मारुत आंधी एवं तूफान का देवता। उत्तर वैदिक काल में हल को सिरा व हल रेखा को सीता कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में हल को सिरा तथा हल रेखा को सीता कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान मुद्रा की इकाइयाँ थी। सिक्कों के चलन का कोई प्रमाण नहीं मिले। उत्तर वैदिक काल में सिक्कों के चलन का कोई प्रमाण नहीं मिले। सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। इसके अनुसार मूल तत्व 25 है। सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। इसके मूल तत्व कितने हैं? 25 है। जिसमें पहला तत्व प्राकृतिक पहला तत्व, जिसमें प्राकृतिक पहला तत्व है। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी हुई नाव से की गई है। सत्यमेव जयते से कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसी उपनिषद में मुंडक उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी हुई नाव से की गई है। गायत्री मंत्र सबृति नामक देवता को संबंधित है। इसका संबंध ऋग्वेद से है। गायत्री मंत्र सबृति नामक देवता को संबोधित है, जिसका संबंध किस वेद से? ऋग्वेद से है। लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की। श्राद्ध की प्रथा सबसे पहले दत्तात्रेय ऋषि के बेटे निमि ने शुरू की। श्राद्ध की प्रथा सबसे पहले दत्तात्रेय ऋषि के बेटे निमि ने शुरू की। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। उत्तर वैदिक काल में, जैसे प्रश्न पूछ देगा एग्जाम में, उत्तर वैदिक काल में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किस नगर में किया गया है? तो हम लोग राइट देंगे आंसर कौशाम्बी नगर में। महाकाव्य 2 है, महाभारत एवं रामायण। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ था। महाकाव्य कितने प्रकार के हैं? रिवीजन करते हैं फिर से। महाकाव्य 2 प्रकार के हैं, रामायण एवं महाभारत। महाभारत का पुराना नाम क्या है? जय संहिता है। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है कौन? महाभारत। गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ है। नोट में वेदांत दर्शन के मौलिक ग्रंथ ब्रह्मा सूत्र या वेदांत सूत्र की रचना बदरायन ने की थी। पाँच नंबर में चैप्टर 5 में महाजनपदों का उदय, अध्याय 5 में महाजनपदों का उदय। चलिए देखते हैं। छठा बुद्ध के जन्म से पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में 16 महाजनपदों में बांटा हुआ था, जिसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में मिलती है। बुद्ध के जन्म के पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में
भारतवर्ष 16 महाजनपदों में बटा हुआ था, जिसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में मिलती है। क्रम महाजनपद का क्रम संख्या है, राजधानी है और क्षेत्र है। जैसे पूछ देगा आपसे महाजनपदों की संख्या कितनी है, तो 16 है। एक में अंग की राजधानी चंपा थी, जो क्षेत्र था भागलपुर मुंगेर बिहार में, आधुनिक बिहार में। मगध की राजधानी गिरिब्रज राजगिरी पटना गया बिहार स्थान पर है। काशी की राजधानी वाराणसी के आसपास उत्तर प्रदेश। वत्स का राजधानी कौशाम्बी। इलाहाबाद के आसपास क्षेत्र उत्तर प्रदेश में। वज्जी महाजनपद की राजधानी वैशाली या विदेह या मिथिला। वैशाली मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा के आसपास का क्षेत्र। कौशल की राजधानी श्रावस्ती फैजाबाद गोंडा बहराइच उत्तर प्रदेश। अवंती उज्जैन या महिष्मती मालवा मध्य प्रदेश में है। मल कुसावती देवरिया बस्ती गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। मल की राजधानी कुसावती देवरिया बस्ती गोरखपुर एवं उत्तर प्रदेश का एक क्षेत्र में आते हैं। देवरिया बस्ती गोरखपुर उत्तर प्रदेश क्षेत्र में आते हैं। पंचाल का क्षेत्र कंपिल्य, इसकी आधुनिक क्षेत्र बरेली बदायूं फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में। चेदी की राजधानी शक्तिमती थी, जिसका क्षेत्र था बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, आधुनिक दिल्ली मेरठ एवं हरियाणा के कुछ क्षेत्र। मत्स्य का विराटनगर जयपुर अलवर भरतपुर राजस्थान के आसपास का क्षेत्र है। मत्स्य की राजधानी विराटनगर था, जिसकी राजधानी राज्य क्षेत्र का जयपुर अलवर भरतपुर राजस्थान के आसपास का क्षेत्र। कंबोज की राजधानी हाटक राजौरी एवं हाजरा क्षेत्र। सुरसेन की राजधानी मथुरा के आसपास का क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश में ये भी है। अस्मक की राजधानी पोटली या पोटन। गोदावरी नदी क्षेत्र के दक्षिण भारत का एक महाजनपद अस्मक, इसकी राजधानी है पोटली या पोतन। गोदावरी नदी के क्षेत्र दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद। गांधार की राजधानी कहाँ थी? तक्षशिला रावल